MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका अपडेट तो आपको जरूर दूंगा दर्शकों, लेकिन आज देश में क्या हो रहा है आपको पता है दर्शकों। हिंदुओं पर तो हमले हो ही रहे थे, लेकिन अब तो सिखों पर हमले होने लगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, इस युवक की हालत आप देखिए। बताऊंगा आप यूपी में इस पर किसने हमला किया है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए आप। बिजनौर में मुस्लिम उपद्रवियों ने हिंदू परिवार पर भी हमला किया था, और ये जून में किया और अब फिर कुछ महीने बाद हमला किया। इससे पहले आप फुल फ्रेम दिखाइए। दर्शकों, मुस्लिम समुदाय के लोग इसी तरह क्या टारगेट कर रहे हैं? क्या सिख युवक को भी इसी तरह टारगेट पर लिया गया है? आपको बताता हूं दर्शकों ये क्यों हो रहा है। दिखाइए जरा ये तस्वीर। ये यूपी से धमकी दे रहा है दर्शकों, और धमकी दे रहा है सीधे सीधे हिंदुओं को, सिखों को। सुनिए जरा ये युवक कैसी धमकी देता है। तो अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। भाइयों, पहले जो वीडियो देखो उसके बाद बात करेंगे भाई। तो भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। भाई ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई। देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। अब देखिए यहाँ क्या हुआ। एक सरदार के साथ कैसी मारपीट की देख रहे हैं आप। पूरी इसकी आंख फोड़ दी, इसका मुंह तोड़ दिया। देखिए जरा, बेरहमी से इसे पीटा गया। आप सोचिए, हिंदुओं पर हमले तो जारी हैं, लेकिन अब तो सिखों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ है दर्शकों। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों इसको कितना मारा है। देखिए आप, इसकी एक आंख फूट गई है, दावा किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, इलाज चल रहा है, पूरी आंख से दिखना बंद हो गया है, डॉक्टर्स की निगरानी में है ये। आप समझिए एक सिख युवक पर यह हमला क्यों किया गया है। आपको बताता हूं दर्शकों, ये औरंगजेब गैंग है। इनकी एक एक तस्वीर और जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पहले बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था, लेकिन अब ये यूपी में औरंगजेब ब्रिगेड को कैसे सबक सिखाया जाएगा उसका ट्रेलर जरा आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। ये जबरदस्ती करने की कोशिश है दर्शकों, और बिजनौर में तो ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले एक बुरके में युवक पहुंच गया और घर में ताकझाक कर रहा था, लोगों ने पकड़ लिया। सुनवाइए जरा इसे। दर्शकों, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कोई औरंगजेब गैंग की साजिश है, क्योंकि इसके लिए शामली में अब कार्रवाई शुरू हो गई है, और ऐसा एक्शन अब पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, जहां गैंगस्टर हो या कट्टरपंथी, सबको सबक सिखाया जाएगा। जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई। बांग्लादेश से होते हुए कट्टरपंथी सोच वाला शैतान भारत पहुंच गया है। अब हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने की धमकी दी जा रही है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिखों को भी टारगेट किया जा रहा है।
भारत में रहकर औरंगजेब से यारी दिखाई जा रही है और देश से गद्दारी करने वाले बुलडोजर बाबा की रडार पर आ गए हैं, क्योंकि सवाल सुरक्षा का है, मुद्दा राष्ट्र सर्वोपरि का है। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है। मजहब के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों के लिए योगी फोर्स का प्लान तैयार है। देश और राज्य की अखंडता को चुनौती देने वालों को खंड खंड कर देने का ऑर्डर है। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। ये सीधे सीधे धमकी दी जा रही है दर्शकों, और अब तो हिंदू नहीं सिख युवक पर हमला किया गया है। दर्शकों आप सोचिए, सिर्फ हिंदू निशाने पर नहीं है, इनके निशाने पर अब सिख भी आ गए। आपको दिखाता हूं दर्शकों, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है। अब कट्टरपंथी सोच की चिंगारी भारत में भी बढ़ रही है। यहां पर हिंदू के अलावा सिख समुदाय को, दूसरे समुदाय को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में मुस्लिम युवकों ने, देख रहे हैं आप, ये सिख युवक जिसके हाथ में प्लास्टर है, इसको घेर कर जबरदस्त तरह से इसकी पिटाई कर दी। दर्शकों, बिजनौर में औरंगजेब ब्रिगेड ने सिख युवक को पीटा और अधमरा कर दिया। गुरुद्वारे के पास मुस्लिम युवकों ने सिख युवक को अधमरा किया है। पीड़ित रमनदीप की आंख पर कट्टरपंथियों ने प्रहार किया और इस हमले में उसकी एक आंख में गंभीर चोट लगी है। रमनदीप का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। आपको बताएं, गुरुद्वारे के पास रमनदीप औरंगजेब के बारे में बात कर रहा था। वहां मौजूद मुस्लिम युवकों को रमनदीप के तर्क पर ऐतराज हुआ। इसी बात को लेकर चारों तरफ से मुस्लिम युवकों ने उसे घेरा और उस पर हमला कर दिया। शिकायत के बाद योगी फोर्स ने एक्शन शुरू कर दिया है। आरोपी जुल्फिकार, साहिल और मुन्ना की गिरफ्तारी की गई है। चौथे आरोपी की तलाश बिजनौर पुलिस कर रही है दर्शक। और इस घटना के बाद से सिख समाज में भी जबरदस्त आक्रोश है। सामाजिक संगठनों ने भी हमले पर नाराजगी जाहिर की है। कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और पुलिस ने जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। और इस मामले को लेकर अब पुलिस की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। सुनवाता हूं आपको। एक सिख युवक के साथ चार मुस्लिम युवकों के द्वारा मारपीट की बात प्रकाश में आई थी। वादी द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें गंभीर धाराओं में हत्या के प्रयास आदि की धाराओं में अपराध तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी उसी दिन की गई थी। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी आज कर ली गई है। एक अभियुक्त जो बचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ लोगों के, जिसके संदर्भ में जो सतर्कता बरती जा रही है, और अगर जानबूझ करके कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब दर्शकों, यूपी में जो माहौल बन रहा है, योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है और मैं उन कट्टरपंथियों को यह चेतावनी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए जरा। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यूपी में तो आपने देख लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। सीहोर में हंगामा हुआ, लेकिन अब वहां पर कट्टरपंथी नारेबाजी कर रहे हैं। कैसे नारे लगाए जा रहे हैं सुनवाता हूं आपको, सुनवाइएगा। आप लोगों से याद करना है, एक तो ये कि ना हम किसी से डरे हैं ना डरेंगे, ये बात साफ पहुंचा दी जाए। साफ बात ये पहुंचा दी जाए, ना डरे हैं ना डरेंगे। सुना दर्शकों आपने, सीधी चेतावनी दी जा रही है, ना डरे हैं ना डरेंगे, अल्लाहू अकबर। लेकिन अब कट्टरपंथी शैतानों को हिंदू संगठन भी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं सबक सिखाया जाएगा। सुनिए जरा। हिंदू है, जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक
मस्जिद और इनके जिस घर में पत्ते आए थे वो बंकर में नहीं गए। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लेकिन इधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मुस्लिम युवकों ने एक बुजुर्ग को पीट दिया। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर मुस्लिम युवकों ने बुजुर्ग को पीटा और इधर इसे फुल फ्रेम ना ले, इसका जुलूस निकाल दिया। देख रहे हैं आप, ये वही आरोपी हैं जो अभी मुस्लिम बुजुर्ग को पीट रहे थे, लेकिन इसका जुलूस निकाला गया है। यानी मोहन ब्रिगेड ने इसे अच्छा सबक सिखाया। अगली तस्वीर आपको बता दें, आज बाबा बागेश्वर ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अभी नहीं संभले तो देर हो जाएगी। सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। हिंदू एक हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। अब दर्शकों सवाल ये कि यूपी में भी वही पैटर्न, एमपी में भी वही पैटर्न, और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि हम किसी से डरेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी जमात के निशाने पर हिंदू आ गए। सीहोर के आष्टा में हजारों कट्टरपंथी सोच वालों ने आज ऐलान कर दिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यह बड़ा ऐलान किया गया है। कहा कि हम ना तो डरते हैं और ना ही किसी से डरेंगे। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगा दिया है और आष्टा में मस्जिद से पत्थर फेंके जाने की वजह से तनाव है। पुलिस पत्थरबाजों पर एक्शन ले रही है, लेकिन इसी कार्रवाई से मुस्लिमों में काफी आक्रोश है। दर्शकों आपको बताएं, मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है, उसके बाद करणी सेना भी सामने आई। कट्टरपंथी सोच को उसी के अंदाज में जवाब देने की घोषणा की गई। सीहोर में तो कट्टरपंथियों ने अपनी सोच जाहिर कर दी है, लेकिन आगर मालवा में तो शैतानी सोच वालों ने सारी हदें पार कर दी। एक बुजुर्ग की 5 मुस्लिम युवकों ने जमकर पिटाई की। हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। पुलिस एक्शन में आई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इधर आज बाबा बागेश्वर ने भी चिंता जाहिर की। हिंदुओं पर हो रहे हमले से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चिंतित थे। उन्होंने ऐसी घटना पर कड़ा विरोध जताया। कट्टरपंथियों की सोच पर प्रहार की सरकार से अपील की। बाबा बागेश्वर धाम ने कहा है कि हिंदुओं से कि आप एकजुट हो जाइए। कहा कि अगर अभी एक नहीं हुए तो शैतानी सोच वाले काफी हावी हो जाएंगे, इसलिए अब जागने और जवाब देने का वक्त आ गया है। बाबा बागेश्वर ने आज चेताया है। दर्शकों सुनिए क्या कुछ कहा है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। देख लिया दर्शकों आपने कैसे ये लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, बांग्लादेश में जो हो रहा है धीरे धीरे भारत में आने लगा है और उसके पीछे कुछ मौलाना है दर्शकों। और बांग्लादेश में ये बवाल हो रहा है और ये मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं और वैसा ही बवाल हो रहा है। आप कहेंगे कैसे, आपको दिखाता हूं मैं, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये है वो मौलाना जायज है क्या जो फतवा जारी करता है और इधर बांग्लादेश में म्यूजिक कंसर्ट पर हमला हो जाता है। पहले सुनिए जरा ये कैसे मुसलमानों को बरगला रहा है। ये शरअन जिस नशीद में हल्का हल्का सा म्यूजिक आता है उसे सुनना जायज है क्या? देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। अब चाहे वो म्यूजिक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल किया जाए या किसी चीज में भी इस्तेमाल किया जाए, वो जायज नहीं है। हाँ, ऐसे वोकल्स जो साफ समझ में आए कि वो वोकल्स हैं, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिकल। सुन लिया दर्शकों, ये कह रहा है कि हराम है। और देखिए जरा कट्टरपंथियों ने क्या किया, म्यूजिक कंसर्ट पर हमला कर दिया और वहां पर रॉकस्टार जेम्स का कंसर्ट चल रहा था। दर्शकों, जेम्स ने भारत में भी कई बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाया, लेकिन वहां कैसा हंगामा हुआ सुनिए जरा।
मैं बताता हूं आपको ये कट्टरपंथी कैसे हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए जरा, तोड़फोड़ कर रहे हैं ये लोग। यहां से अलग अलग जगह पर फतवे जारी होने के बाद देखिए जरा क्या हो रहा है, सुनवाइए। দীর্ঘ সময় তারা ইতিমধ্যে দুই পক্ষের ভিতরে একটি ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে দুপক্ষের মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু দীর্ঘ সময় তারা তাদের সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে এই दर्शनार्थीদের उठाकर फेंकी जा रही है दर्शक। ये कंसर्ट में हो रहा है और हो क्यों रहा है दर्शकों, उसका कारण ये है। अब मैं आपको कैसे ये मुफ्ती नदवी लोगों को बरगला रहे हैं सुनवाता हूं। म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। दर्शकों सुना आपने, लेकिन बांग्लादेश में तो लोग गायकों को धमकी दी जा रही है और सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, मारा जा रहा है। सुनिए जरा ये लोग कैसे धमकी देने लगे। আমরা প্রতিবাদের জন্য একটা একটা বাউল দাম ধরে ধরে জবাই এই বিষয়টা তো তারা যে অপরাধ করে। अब कट्टरपंथियों ने जिस स्टार को गाने नहीं दिया, कंसर्ट नहीं पूरा करने दिया, उन्होंने बॉलीवुड में भी कई गाने गाए। इनका नाम है दर्शकों जेम्स और ये बॉलीवुड में भी कई गाने गा चुके हैं। पहले सुनिए जरा इनके कैसे गाने हैं। अब मैं दर्शकों आपको एक और गाना बताता हूं जो इन्होंने गाया है और ये बॉलीवुड में सुपरहिट रहा है, आपको भी याद होगा, लेकिन इन्हीं को रोक दिया गया। सुनवाइए जरा। ना जाने कोई कैसी है ये हमारी अधूरी कहानी, आधी आधी जागी आधी आधी सोई आगे ये तेरी तो लगता है एक के नाम हमारा। देखिए दर्शकों ये गाने गा रहे थे और कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया, उनके मंच पर पहुंचते ही देख रहे हैं आप ये हंगामा। दिखाइए जरा फुल फ्रेम से। एक छोटी सी बात को लेकर दर्शक कि भाई इस्लाम में गाना नहीं गा सकते, उसको लेकर देखिए जरा क्या हाल किया। ये कट्टरपंथी सोच दर्शकों कहां से आ रही है, सवाल तो ये कल आपके घर पे भी आ जाएगी अगर आप गाना बजाते हैं। लेकिन दर्शकों मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, चलिए संगीत हराम है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन दर्शकों वहां हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। हिंदू मंदिर कहां से आ गए अब? क्या हिंदू मंदिर पर भी सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए ही हमला किया जा रहा है या हमला करवाया जा रहा है? सुनिए जरा। ये गेट तोड़ रहे हैं, तोड़ कर अंदर घुस रहे हैं दर्शकों, लेकिन एक मंदिर नहीं है, मंदिर कई सारे हैं। ये कक्स बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा कैसे कट्टरपंथियों ने हमला किया है। सवाल ये कि आखिर कौन इन कट्टरपंथियों को भेज रहा है? लेकिन दर्शकों भारत से जब आवाज बुलंद हो रही है,
दुनिया से आवाज बुलंद हो रही है तो एक कट्टरपंथी दो भागों में बंट गए। एक यूनुस के साथ है, दूसरे हादी और रहमान के साथ। हादी समर्थक कह रहे हैं यूनुस को फांसी दो। सुनिए जरा। देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज्यादा हो, भारी हो, तेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज शरीयत में हराम है वो हराम है। क्या बांग्लादेश में बवाल के पीछे भारत में बैठे कट्टरपंथी मौलाना हैं? क्या हिंदुओं पर हिंसा का रिमोट भारत से मौलानाओं ने दबाया? ये महज इत्तेफाक है कि भारत से मौलाना का फतवा जारी हुआ और बांग्लादेश में बवाल हुआ। जिस बांग्लादेशी रॉकस्टार को यूनुस के कट्टरपंथियों ने टारगेट पर लिया, क्या उससे हिंदी गाने और बॉलीवुड में काम करने का बदला लिया गया? संगीत हराम कहने वाले कट्टरपंथी मौलाना क्या भारत का अगला जाकिर नाइक है? क्या बांग्लादेश से पहले भारत में पनपती कट्टरपंथी सोच पर चोट की जरूरत नहीं, जो भारत में बैठकर बांग्लादेश में बवाल कराने की ताकत रखता हो? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। दावा है कि इसी मौलाना के बयान के बाद बांग्लादेश में म्यूजिक इवेंट पर हमला हुआ। यहीं से नई थ्योरी निकली। क्या हिंदू मंदिरों पर यह हमले किसी तरह की साजिश है? क्या बांग्लादेश में टारगेट होते हिंदुओं पर हमले का फतवा किसी मौलाना ने दिया? आज भारत में पनपती जाकिर नाइक की इसी नस्ल का विश्लेषण करेंगे, एक एक बयान, एक एक सबूत के साथ। और दर्शकों, आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो तो मुस्लिमों को बरगलाने वाले मौलाना को भी सुनना चाहिए। आज जो ये झूठ बोलते हैं, आज सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले बताता हूं बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बाद अब सेलिब्रिटीज भी टारगेट पर आ गए हैं। कट्टरपंथियों ने इस बार बांग्लादेश के सबसे बड़े रॉकस्टार पर हमला करवाया। देख रहे हैं आप, कट्टरपंथियों का यह हमला फरीदपुर में एक म्यूजिक इवेंट के दौरान, जहां स्टेज पर जेम्स खड़े हुए हैं। सैकड़ों की भीड़ सिंगर जेम्स के कार्यक्रम में अचानक घुस गई। लाठी डंडों से लैस कट्टरपंथी इवेंट में आए और लोगों को पीटने लगे। खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, पत्थरों से हमला कर कट्टरपंथियों ने 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। जिस रॉकस्टार पर हमला हुआ वो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। बांग्लादेश में सिंगर नागर बाउल जेम्स के नाम से मशहूर हैं और जेम्स के कई गाने बांग्लादेश और भारत दोनों जगह पर लोकप्रिय हैं। उन्होंने गैंगस्टर फिल्म का गाना भीगी भीगी गाया, जो काफी हिट रहा। वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। लेकिन अब इस्लामिक कट्टरपंथी इन गानों और संगीत को हराम बताने लगे। दर्शकों, यही वजह है कि सिंगर जेम्स कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। इससे पहले ढाका में उदीची शिल्पी गोष्ठी मुख्यालय पर भी अटैक हुआ। यानी कट्टरपंथी म्यूजिक, संगीत और उससे जुड़े लोगों पर हमला करने लगे। लेकिन हैरत की बात आपको पता है क्या दर्शकों, कि भारत के एक मौलाना ये हैं, यही है वो मौलाना, इनका नाम है शमाइल नदवी। ये कह रहे हैं कि इस्लाम में संगीत हराम है। बताइए जरा, मौलाना शमाइल नदवी ने कहा है। भारतीय मौलाना ने इधर फतवा दिया, उधर बांग्लादेश में हमला शुरू हो गया। अब सवाल ये दर्शकों, क्या बांग्लादेश में बवाल के पीछे ये भारतीय मौलाना का फतवा है? क्योंकि बार बार ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो चौंकाने वाला है। क्योंकि अनेक सिंगर हैं दर्शकों, अनेक गायक हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, गाते हैं, लेकिन आज इन्होंने हराम बता दिया। सुनिए जरा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूजिक को सुनना ये शरअन जायज नहीं है। अब चाहे वो म्यूजिक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल किया जाए या किसी चीज में भी इस्तेमाल किया जाए, वो जायज नहीं है। हाँ, ऐसे वोकल्स जो साफ समझ में आए कि वो वोकल्स हैं, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके वो आवाज नहीं निकाली गई है, उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत है, वो उसकी गुंजाइश है। बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके जो म्यूजिक बनता है उसको इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। अब दर्शकों, ये जो फतवा वाले मौलाना है ना, ये बस फतवा सुना देते हैं और उसके बाद लग जाती है होड़ कि मैं भी तो मौलाना हूं, मैं भी तो कुछ करूं। वही हुआ दर्शकों, देख रहे हैं मौलाना रशीदी। ये अब कह रहे हैं कि भाई डांस करना भी गलत है।
सुनवाइए जरा पहले क्या कह रहे हैं मौलाना रशीदी। शादियों में लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। शादियों में लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। शादियों में लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। अब ये मौलाना है। अब दर्शकों, बांग्लादेश में तो लोग गायकों को मारने की सीधी धमकी दी जा रही है और ये धमकी लगातार लोगों को डरा रही है। सुनिए जरा। আমরা প্রতিবাদের জন্য একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে জবাই করি। এই বিষয়টা তো তারা যে অপরাধ করে সেই অপরাধের ইসলামিক শাস্তি হলো জবাই করে দেওয়া, কল্লা উড়িয়ে দেওয়া। সেই বিষয়টা নিয়ে তো একটা বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই। এই জন্য আমরা এর মাধ্যমে জানাই আমাদের এই ভয়ে যাতে এই আইনটা পাস হোক, ইসলামিক শাস্তি কি সেই জিনিসটা মানুষের জানা দরকার। এই জন্যই আমরা এই স্লোগানটা দিয়ে থাকি, একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে। अब दर्शकों, ये जितने भी मौलाना हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों इसका सच क्या है। ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, संगीत हराम है कह रहे हैं। म्यूजिक इवेंट पर हमले के पीछे ज्यादातर वो चरमपंथी होते हैं दर्शकों, जो संगीत को शैतान का प्रभाव या नैतिक भ्रष्टाचार मानते हैं। ज्यादातर मुस्लिम विद्वान और मौलाना भी संगीत को हराम मानते हैं दर्शकों, पर सच तो यह है कि कुरान में कहीं भी संगीत का सीधा जिक्र नहीं है। तो क्या मौलानाओं ने अपने हिसाब से संगीत को हराम मान लिया है? अगर संगीत हराम है, चलिए मान लिया, जब कुरान में संगीत का जिक्र नहीं तो संगीत हराम कैसे हो गया भाई? सहाबा जैसे अब्दुल्ला इब्न उम्र और इब्न जफर ने संगीत सुना था, और ये जितने समुदाय हैं, मालिकी, शाफई, जाहिरी जैसे मजहबों में संगीत हलाल माना जाता है, और सूफी परंपरा में तो रूमी जैसे संगीत को ईश्वर से जोड़ा जाता है। यहां तक कि पैगंबर दाऊद की आवाज को संगीत पूर्ण बताया गया है दर्शकों। अगर हराम होता तो तुर्की, मिस्र और भारत में कव्वाली नात क्यों जायज है? ये पूछिए जरा आप मौलानाओं से। ये सिर्फ और सिर्फ हराम बताते हैं दर्शकों। और दर्शकों, ये पहली घटना नहीं है दुनिया में। ये संगीत हराम बता कर कहां कहां पर हमले किए गए, आइए आपको बता देता हूं मैं इनका इतिहास कैसा रहा है। म्यूजिक हराम है। पेरिस में अटैक हुआ दर्शकों। इस्लामिक कट्टरपंथी म्यूजिक के नाम पर पहले भी खून खराबा करते रहे। 2015 में पेरिस में म्यूजिक इवेंट पर आईसिस ने हमला कर दिया, और आपको बताएं हमले में 90 से ज्यादा लोग मारे गए, क्योंकि म्यूजिक हराम है भाई। मैनचेस्टर में भी ऐसा ही हुआ। मई 2017 को ब्रिटेन के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला हुआ। हरियाणा ग्रैंड कॉन्सर्ट में बाहर सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोट कर दिया। धमाके में 22 लोग मर गए, क्योंकि ये सभी संगीत प्रेमी थे। मॉस्को में भी ऐसा ही हुआ। मार्च 2024 में आतंकियों ने रूस के क्रॉकस सिटी हॉल पर हमला किया। आईसिस के पिकनिक बैंड के कॉन्सर्ट में गोली मारी गई और आग लगाई गई। म्यूजिक हराम के नाम पर यहां 150 के करीब रूसी लोगों की हत्या कर दी दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक हराम बता कर बेगुनाहों को मार रहे हैं। सोचिए जरा, सुनिए। তাদের জন্য একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে জবাই করি। এই বিষয়টা তো তারা যে অপরাধ করে সেই অপরাধের ইসলামিক শাস্তি হলো জবাই করে দেওয়া, কল্লা উড়িয়ে দেওয়া। সেই বিষয়টা নিয়ে তো একটা বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই। এই জন্য আমরা এর মাধ্যমে জানাই আমাদের এই ভয়ে যাতে এই আইনটা পাস হোক, ইসলামিক শাস্তি কি সেই জিনিসটা মানুষের জানা দরকার। এই জন্যই আমরা এই স্লোগানটা দিয়ে থাকি, একটা একটা বাউলদার ধরে ধরে। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना कह रहे हैं कि भाई संगीत हराम है, नाचना हराम है, और इधर देखिए जरा, बुरके में डांस किया जा रहा है। अब क्या सिर कलम कर दिया जाएगा? दिखाइए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर कोई बुरके में नाच रहा है, कोई महिला नाच रही है, वो अपने मन से नाच रही है, लेकिन मौलाना जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मारना चाहते हैं।
वो तो सीधे धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं और उसमें तरह तरह के खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है। इस अजीम सुन्नत को अगर हम अदा करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। याद रखिए, अगर आप इसे अपना स्टेटस समझते हैं नाच गाने को, तो इसका मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं हैं। लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। ये जो आजादी के नाम पर औरतों को छोटे कपड़े पहनकर या पहनाकर नुमाइश बनाया जाता है, इस्लाम उसके खिलाफ है। दर्शकों, इन लोगों की सोच क्या है मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आज ये महिलाओं पर फतवे जारी कर रहे हैं, संगीत पर फतवे जारी कर रहे हैं, लेकिन हथियार जो लोग लहरा रहे हैं उन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कैसे हलाल और हराम की परिभाषा तय करेंगे? दर्शकों, आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हथियार, और इधर उड़ीसा में देख रहे हैं आप, इस्लामिक फ्लैग लगा दिया। बाकायदा हिंदुओं ने इसके लिए आवाज बुलंद की है। हिंदुओं का कहना है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। आगामी दिन ले अपन माने जानिचंती भलो भाबे राधा माधव दास फोन करि पारे। सुनिए जरा हिंदू क्या कह रहे हैं। हमरो सनातन पताका रहिबार अधिकार नाही, ए सब भी एठी रहिबो नाही। हमें लोकल आईएससी को एबे कॉल करूछु, पीसीआर को कॉल करछु, या कोई इमीडिएट हटा जीवो। यदि न हटा जीवो, आगामी दिन ले अपन माने जानिचंती भलो भाबे राधा माधव दास फोन करि पारे। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये जाकिर नायक वाले मौलाना कैसे बढ़ रहे हैं भारत में। देख रहे हैं आप भारत में कितने जाकिर नायक हैं, क्योंकि इनकी सोच देश को पीछे रख रही है और मजहब को आगे रख रही है। हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कितने मौलाना हैं जो भारत में जाकिर नाइक वाली सोच लेकर आ रहे हैं, और ये 25 साल पहले ले जा रहे हैं भारत को, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं कि इन लोगों की साजिश क्या है। ये देखिए, इधर ये जाकिर नाइक, ये भी ऐसी तकरीरें देता था। अब बांग्लादेश जैसी जिहादी जमीन भारत में तैयार की जा रही है। दर्शकों, बंगाल में कट्टरपंथी खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं, देखा आपने। यूपी में हिंदुओं को बांग्लादेश जैसे जलाने की धमकी दी गई, और अब मौलाना खुलेआम सरकार के खिलाफ भड़का रहे। मौलाना शमाइल नदवी ने अदालती फैसलों को कुफ्र करार दिया है। कुफ्र का अर्थ होता है दर्शकों, अल्लाह को मानने से इनकार करना। यानी मौलाना के मुताबिक अदालत के फैसले को मानना कुफ्र है, कुफ्र। मौलाना ने कहा, हालात का हल पार्टी में नहीं, इस्लाम में है। शमाइल नदवी ने कहा, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत है। अदालत शरीयत के खिलाफ फैसला दे तो तुम मानोगे क्या? अल्लाह के अलावा किसी और का फैसला मानना जायज नहीं है। बताइए कैसे भड़का रहे हैं। यानी मौलाना एक तरह से भारत में शरिया कानून लागू करने का ऐलान कर रहा है। मुसलमानों को मौलाना शरिया कानून पर चलने के लिए भड़का रहा है। और ठीक इसी तरह कभी जाकिर नायक भी ऐसे ही जहर फैलाता था दर्शकों, क्योंकि एक दूसरा मौलाना म्यूजिक, महिलाओं के डांस पर फतवा दे रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने महिलाओं के शादी में डांस को हराम बता दिया। क्या ये मौलाना भारत में कट्टरपंथी कानून और शासन चाहते हैं? क्या भारत में शरिया कानून की जमीन तैयार की जा रही है? दर्शकों, मसला बहुत गंभीर है और गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। सुनिए जरा मौलाना कैसे भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे
निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? अब दर्शकों आप सोचिए जरा, मौलाना फतवा दे रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने आज हिंदुओं को चेता दिया है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं आप लोगों से। हाथ में वज्र का मतलब है हिंदुओं कान खोल के सुनो, माला और भाला साथ में रखो। हमें मारना नहीं है किसी को, पर कोई अपन पे हमला करे तो कम से कम तुम अपनी बेटियों को बचा तो सको। हनुमान जी के हाथ में तो वज्र है ना, इसलिए तो है। किस लिए है? सीधे साधों को सीताराम और टेढ़ों को जय हनुमान। सुना आपने। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, लेकिन ये मौलाना भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता है, वो एक बार फिर से तैयार कर रहा है आतंकियों को दर्शकों। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज इनकी तस्वीर दिख गई है, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये वो सीसीटीवी बता रहा हूं जिसमें 2 आतंकवादी कैद हुए हैं, और ये जम्मू कश्मीर में कैद हुए हैं दर्शकों। सीसीटीवी में दिखाइए जरा फुल फ्रेम, तो चलने दीजिए तस्वीर को। ये हैं वो 2 आतंकवादी दर्शकों, ये अनंतनाग में दिखे हैं, लश्कर के आतंकी हैं दर्शकों। और इन आतंकियों को जैसे ही देखा गया है, उसके बाद सेना और एजेंसीज अलर्ट पर हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं ये 2 आतंकी हैं कौन, दिखाइए जरा। इन दोनों की पहचान हो गई है दर्शकों। ये जो 2 आतंकवादी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, इन दोनों की पहचान हो गई है। यह है मोहम्मद लतीफ भट्ट और इसके साथ है हंजुल्ला लश्कर आतंकी हैं ये। और इन्होंने क्या कोई बड़ी प्लानिंग कर ली है दर्शकों? अब इसके लिए एजेंसीज भी तैयार हैं। और इस बीच आपको बताऊं मैं, जम्मू कश्मीर में आईईडी को डिस्ट्रॉय किया गया है, विस्फोटक बरामद हुआ, उसे निष्क्रिय किया गया है। सुनवाइए जरा। दर्शकों बड़ी बात है, 2 बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई। पहली घटना मैंने आपको बताई, आतंकी मिले। दूसरी बड़ी घटना हुई आईईडी, और उसके बाद सैनिक मोर्चे पर आ गए। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग पार्टीज में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सीआरपीएफ के कमांडोज हर एक गाड़ी को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, क्योंकि क्या कोई बड़ी साजिश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दिखाइए जरा कैसी जांच हो रही है वहां पर। और दर्शकों अब मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने वाला हूं। यहां पर सेना ने जांच पड़ताल शुरू की। उधर 3 आतंकियों के मददगार बरामद हो गए। ये वहां पर कहा जाता है ओवरग्राउंड वर्कर दर्शकों, लेकिन ये आतंकियों के मददगार हैं, क्योंकि ये मदद करते हैं, उन तक खबरें पहुंचाते हैं। और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। देख रहे हैं डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है, बड़े अधिकारी और जांच पड़ताल को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, बारामूला की। देख रहे हैं आप आतंकी खतरे के बीच कैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुनवाइए जरा और दिखाइए। लेकिन दर्शकों ये सारी कड़ियां एक जगह पर आकर जुड़ती हैं, और वो कड़ी है पाकिस्तान में बैठे आतंकी। और ये जो सैफुल्ला कसूरी है, इसने इशारा किया, क्या ये उसी इशारे की वजह से हो रहा है? सुनिए जरा इसने क्या कहा था। ये एक बड़ी मुबारक कदम है, और हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में कि जहां जहां हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, माशाअल्लाह हमारे वो भाई जो सदर बने हैं, सीनियर नायब सदर बने हैं, इंतजामिया ने भी और इदारों ने भी उनको वो हैसियत देना शुरू कर दी है। उनकी उस तरह बात सुनी जा रही है जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सुनी जा रही है।
पाकिस्तान का तानाशाह मुनीर आंख से खेल रहा है, नए साल पर बारूदी साजिश रच रहा है और अपने पालतू लश्कर आतंकियों को पहलगाम की तरह एक और धमाके के लिए ऑर्डर दे चुका है। सीसीटीवी में कैद ये वो आतंकी है जिसे अनंतनाग में ट्रेस कर लिया गया है। दोनों की पहचान लश्कर आतंकी के तौर पर हुई जो भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ठीक इसी बीच बारामूला में सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद कर लिया है जिसके जरिए हमले की तैयारी है। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की साजिश रचने वाला मुनीर शायद भूल गया आतंकी हमले का बदला कैसा होगा। वो शायद भूल गया जिस नूर खान एयरबेस पर मेहमान को गले लगा रहा था, उस एयरबेस का ब्रह्मोस ने क्या हश्र किया था। अब सिर्फ एक गलती और मुनीर की मौत तय है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे ये लोग साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अब इसका खुलासा हो गया है। सीमा पार से भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दर्शकों नए साल पर मुनीर हिंदुस्तान में दहशतगर्दों का प्लान बना रहा है। आतंकी गतिविधियों के सबूत अनंतनाग और बारामूला से मिले। दर्शकों अनंतनाग के बाजार में यही है वो आतंकवादी जिनको ट्रेस किया गया है और वांटेड है ये। आपको बताएं इनका सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वीडियो में दिखने वाले आतंकी पाकिस्तानी कमांडर हंजुल्ला और दूसरा आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट है, ऐसा दावा किया गया। लतीफ भट्ट नवंबर में ही लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। दर्शकों इसके अलावा सुरक्षा बलों ने बारामूला में आईईडी बरामद किया है जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों ने और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। दर्शकों खबर तो यह भी है पीओके में जिन ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किया गया था ठीक उसी जगह करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय है। सोचिए आप मुनीर की तरफ से आतंकियों को फंडिंग मिली है। ऐसे में असीम मुनीर उन्हीं आतंकी ठिकानों से बड़ी साजिश रच रहा है। सवाल बहुत बड़ा है दर्शकों और इसे लेकर एक्सपर्ट से भी हमने बात की है। सुनवाता हूं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। करीब 4 महीने पहले पाकिस्तान के DGISPR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने ये कहा था कि भारत ने कोई भी एक्शन लिया तो डीप स्ट्राइक की जाएगी भारत में यानी बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। और ये भी कहा था कि ये एक्शन ईस्ट की तरफ से हो सकता है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री पैक्ट भी साइन करने की तैयारी कर ली है जिसका जॉइंट मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और अब अनंतनाग में पाकिस्तान के लश्करी तैयबा का एक आतंकी और एक लतीफ भट्ट कुलगांव का रहने वाला ये स्पॉट किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान कोई ना कोई षड्यंत्र तो हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है। वैसे हिंदुस्तान कह चुका है कि पाकिस्तान ने कुछ किया तो इस बार हम उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं भारत के खिलाफ मुनीर साजिश रच रहा है और इनके पास पैसे नहीं है, ये सिर्फ पैसे मांगते हैं दर्शकों। और मुनीर को तो डर इतना है कि वर्दी के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, कहीं हमला ना हो जाए, कहीं भारत आतंकी गतिविधि का बदला ना ले ले। इसके अंदर खौफ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। डर किस बात का है? डर है दर्शकों टीटीपी का भी, क्योंकि आज भी पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है 6 पाकिस्तानी सैनिक और बाकायदा उनके फोटो भी सामने आ गए हैं दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों इधर टीटीपी और उधर भारतीय सेना तैयार है। इसकी वजह से पाकिस्तान में खौफ है। सुनिए जरा। लेकिन सवाल ये क्या मुनीर भारत से युद्ध चाहता है दर्शकों? क्या भारत से युद्ध की कोई प्लानिंग कर रहा है?
क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। आइए आपको जरा मैं विस्तार से समझाता हूं। न्यू ईयर से पहले मुनीर भारत से युद्ध चाहता है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए भी बड़ी साजिश हो रही है दर्शकों। आतंकियों के अलावा डी कंपनी का नेटवर्क भी एक्टिव है। खुफिया इनपुट है कि बॉर्डर इलाकों में हथियार जुटाए जा रहे हैं। देख रहे हैं आप इधर आतंकी को। साथ ही जिहाद के लिए युवा और बच्चों का भी गलत इस्तेमाल करवाया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि पंजाब प्रांत में ड्रोन की खेप मंगवाई गई है। साथ ही पंजाब प्रांत के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी खरीद लिए गए हैं। और आपको पता है दर्शकों, इसके अलावा यूएई और पाक के बीच डिफेंस डील की चर्चा भी बहुत जोरों पर है। सऊदी की तरह यूएई से भी पाक रक्षा समझौता करना चाहता है। साथ ही इसकी चर्चा पाक दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से भी हुई है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए शहबाज यूएई के राष्ट्रपति के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। लेकिन इस कोशिश में शहबाज और मुनीर को सफलता नहीं मिली है दर्शकों। अब तो मुनीर की साजिश को पंजाब प्रांत के मंत्री भी बेनकाब करने लगे हैं और पंजाब प्रांत के मंत्रियों ने भी बेनकाब करने की पूरी तैयारी कर ली है। सुनवाता हूं आपको। अभी आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान के जो एक मार्का हक हुआ, उसमें ड्रोन्स के जरिए जो है वो जंगें लड़ी गई। तो अब जो इस एंटी ड्रोन्स के लिए हमारे पास पहले भी मौजूद थे, जो बहुत कम तादाद में थे, इसको अब जो है वो ज़्यादा चीफ मिनिस्टर साहबा ने ख़रीदा है। इसमें गाड़ी पर नस्ब 1 है, मुस्तकिल मुकामात पर 3 है, पोर्टेबल जो ड्रोन जैमर्स हैं वो 6 हैं, एंटी ड्रोन गन 7 है। इसी तरह जो थर्मल मॉनिटरिंग है सिस्टम वो इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद 3G 4G जो है वो GSM CTD के लिए लोकेटर्स जो हैं वो रखे गए हैं। थर्मल हथियार हैं। उसके साथ साथ कच्चे के इलाके के लिए अलहदा से 58 थर्मल जो है हथियार साइट्स उनको भी जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ बहुत एक लंबी जो है वो लिस्ट है। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे थे वो मुनीर के लिए टेंशन वाली क्यों बनी हुई है? क्योंकि अब अंदर भी उसका विरोध हो रहा है, देख रहे हैं आप। और मुनीर के इशारे पर वहां के सीएम को पिटवाया जा रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। मेहमान आके इधर बेइज्जती करवा रहे हैं। अब इधर खबर तो यह कि पूर्व मंत्री के हालत क्या हो गए देख रहे हैं आप, और ये सब मुनीर के इशारे पर हो रहा है। सुनिए जरा कैसे धक्का मुक्की की गई। ये तरीका है पुलिस वालों का। I'm sorry. ये देखिए, ये देखिए, ये क्या देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, आराम से, क्या कर रहे हैं? अब दर्शकों खबर यह कि इधर पश्तून में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और आपको जानकारी दे दें, पंजाब प्रांत के लोग और पश्तून आपस में भिड़ गए। लेकिन दर्शकों इधर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और पाकिस्तानी धुरंधर पर नाच रहे हैं। धुरंधर के गाने पर पाकिस्तानी महिला ने रील बनाई है, दावा किया जा रहा है और उस पर एक्शन भी लिया गया है। सुनवाइए जरा। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش راك يا اخي دوس عندي خوش। दर्शकों बड़ी बात क्या है, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो सब कोशिश यही कर रहे हैं कि कहीं से पैसा मिल जाए और भारत पर कोई ना कोई ऐसी साजिश की जाए जिसका असर पड़े। लेकिन दर्शकों इसका कारण आपको बताता हूं।
पाकिस्तान में मुनीर विरोधियों पर टॉर्चर बढ़ाने में लग गया है। इस बार फिर से ऐसी तस्वीर आई है दर्शकों, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के साथ मारपीट की है। मुनीर के आदेश पर सुरक्षा कर्मियों ने सोहेल से मारपीट की। इसके अलावा पाक के पूर्व विदेश मंत्री को भी धक्का दिया गया। खबर तो यह है कि इसके पीछे मुनीर की इमरान खान से रंजिश है। इमरान समर्थक चाहे सीएम हो या पूर्व मंत्री, मुनीर जुल्म ढा रहा है। यहां तक कि धुरंधर फिल्म के गाने पर वीडियो बनाने वाली महिला पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया है, जो लाहौर में तैनात थी। और साथ ही पाकिस्तान में मुनीर अपने विरोधियों को निपटाने में लग गया है। वहां के लोगों का कहना है कि मुनीर का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। मुनीर हर वक्त डरा रहता है और सुरक्षा घेरे में ही निकलता है। खबर तो यह भी है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा है, लेकिन कैसे अलग अलग जगह पर पाकिस्तान में मुनीर का विरोध हो रहा है वो दुनिया के सामने आ गया है। सुनिए जरा। फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारे उधर मिशन संदूर जब शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे, मतलब वो हमारी रक्षा के लिए, जब पाकिस्तान सूरत ड्रोन आ रहे थे और हमारी रक्षा के लिए आए थे। मैंने सोचा उनकी सेवा करते मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोज लेके जाता था। यस। तो कितने दिन किया? ये जितने दिन हो रहे मैं लगातार उनके लिए लेके जाता था। तो फिर सब तुम्हें जानते होंगे? यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई? यस सर। कि सब भूल गए? नहीं सर, करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे तो? सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले जाते? नहीं, मैं अकेले ही सर जाता था। अच्छा। यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था और बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। सुना दर्शकों आपने इस नन्हे सिपाही को। ये वही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की मदद की, और मुनीर तो अभी से सुनकर इसे कांपने लगा होगा। लेकिन आज एक बच्ची ने कैसे भारत का सिर ऊंचा किया है और भारत माता की जय कहा है, सुनवाता हुआ। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 750 करोड़ की मिस्ट्री दर्शकों। क्या गैंगस्टर के पास 750 करोड़ का कोई राज था? क्या उसे बीच सड़क पर इसीलिए मारा गया है? इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे की कहानी आपको समझाता हूं दर्शकों। आइए आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। यह है वो गैंगस्टर जिसका नाम है विनय त्यागी, और ऋषिकेश एम्स में दर्शकों इस पर हमला किया, उसके बाद भर्ती करवाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, पुलिस कस्टडी में था, लेकिन बंदूक लहराई गई, सड़कों पर हमला कर दिया गया। दिखाइए जरा इस तस्वीर। ये दिख रही है दर्शकों आपको बंदूक, यहाँ हाथों में बंदूक है, और ये है वो जिन्होंने बाइक पर आकर गैंगस्टर को मारा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसके पीछे कौन है? पुलिस कस्टडी में हत्या हुई तो हुई कैसे? अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों। ऋषिकेश एम्स में जहां पर इलाज चल रहा है, दावा किया गया कि विनय को, जो गैंगस्टर है, उसे 2 गोली लगी और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया। आपको दिखाते हैं, यहां इलाज चल रहा था और पुलिस भी चाहती थी कि इस मामले में पूछताछ की जाए, कोई सुराग मिले, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल की और उसके बाद मृत घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल एक जगह पर आकर अटक गया है दर्शकों। विनय त्यागी की बहन, गैंगस्टर की बहन आ गई और कहा कि कोई राज है, 750 करोड़ के लिए क्या विनय को मारा गया है? सुनवाता हूं आप। ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी के छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, ईडी से बचने के लिए डॉक्टर
प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था, और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी इसने डॉक्टर प्रमोद ने, और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको टीवी को दे देते हैं। हरिद्वार में गैंगस्टर विनय त्यागी पर पुलिस हिरासत में जानलेवा हमला होता है। 2 दिन बाद ऋषिकेश एम्स में विनय त्यागी को मृत घोषित कर दिया जाता है। विनय त्यागी का परिवार इसे मौत नहीं मर्डर बता रहा है। परिवार का आरोप है कि 750 करोड़ रुपए के लिए विनय त्यागी को मौत के घाट उतारा गया, उनकी आवाज को चुप करा दिया गया। ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है। सवाल ये कि 750 करोड़ रुपए किसके हैं? क्या विनय त्यागी 750 करोड़ संपत्ति ईडी को सौंपने जा रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया? क्या गैंगस्टर विनय को आपसी रंजिश में मारा गया, या फिर 750 करोड़ की पहेली ने विनय त्यागी की जान ली ताकि 750 करोड़ के रहस्य से पर्दा न उठ सके? 24 तारीख को लक्सर न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा में कुछ बदमाशों ने आके 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें अभियुक्त विनय त्यागी की घायल हुए थे। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है? जो तस्वीर अभी तक आपने देखी उसके पीछे कई राज छिपे हुए। आखिर गैंगस्टर को किसने मारा? बड़ा सवाल यही है दर्शकों। और अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो चौंकाने वाली है। गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत ऋषिकेश एम्स में हुई है। विनय त्यागी का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। आपको बताएं, सुबह 7 बजे डॉक्टर्स ने विनय त्यागी को मृत घोषित किया था, और आज सुबह जैसे ही मृत घोषित किया, खबर आई 24 दिसंबर को पुलिस हिरासत में हमला हुआ था। पुलिस विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, और फ्लाईओवर के पास जाम के दौरान गाड़ी पर हमला किया गया, जैसा आप देख रहे हैं। बाइक से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की, और बाइक पर आए दोनों बदमाशों ने गोलीबारी की। फायरिंग में विनय त्यागी को 2 गोलियां लगी। मूव कीजिए इसे। हमले में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। आपको जानकारी दे दें, हमले के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। विनय त्यागी की मौत पर परिवार ने संगीन आरोप लगाए। विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी ने बड़ा खुलासा किया है। विनय की मौत के पीछे ठेकेदार सुभाष त्यागी को जिम्मेदार बताया। कहा, सुभाष त्यागी ने 750 करोड़ की संपत्ति देहरादून में छुपाई है। इसमें पैसा, ज्वेलरी, बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात हैं। ईडी से बचने के लिए देहरादून में डॉक्टर के यहां छिपा रखा था। गैंगस्टर विनय त्यागी को इस बात की जानकारी मिली। विनय और सुभाष के बीच पुरानी रंजिश, ऐसा दावा किया गया। आपको बताएं, इसी को लेकर अब विनय त्यागी ने देहरादून से 750 करोड़ की संपत्ति दर्शकों। परिवार का दावा है कि विनय संपत्ति को ईडी को सौंपना चाहता था, और देहरादून पुलिस ने बीच रास्ते में ही विनय को पकड़ लिया। परिवार का आरोप है कि देहरादून पुलिस ने सारे पैसे जब्त कर लिए हैं। परिवार का आरोप तो यह भी है कि विनय को चुप कराने के लिए उसे मारा गया है। पूरे मामले में उत्तराखंड की पुलिस भी शामिल है। परिवार ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। आपको सुनवाते हैं विनय की सिस्टर क्या कह रही हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने परिवार की, भाई के परिवार की सबकी सुरक्षा चाहिए, और जो ये फर्जी मुकदमे लग रहे हैं विनय की पत्नी पर, वो हटने चाहिए, और मुझे सीबीआई जांच चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब दर्शकों, आपने देखा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले को लेकर हरिद्वार पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, विनय त्यागी पर हमला करने वाले 2 गिरफ्तार कर लिए गए। जब सवाल उठे तो पुलिस ने जबरदस्त एक्शन भी लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, विनय जो गैंगस्टर है, ये उसका घर है, और यहां पर वो रहता है मेरठ। दावा किया जा रहा है कि गैंगस्टर है, किसी से संबंध थे, क्या पैसे का कोई राज उसके पीछे था? अभी तक की हर तस्वीर सामने आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये पूरी साजिश की जा रही है। आइए आपको जरा समझाते हैं। अस्पताल में विनय भर्ती 24 दिसंबर को करवाया गया। 25 दिसंबर को पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। सन्नी यादव उर्फ शेरा और अजय को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों हार्डकोर क्रिमिनल हैं। पुलिस ने कहा, आपसी रंजिश के चलते दोनों ने विनय पर हमला किया। पुलिस की दलील पर विनय त्यागी का परिवार सवाल उठा रहा है। विनय त्यागी की बेटी ने, उनकी बहन ने सवाल उठाए हैं। पिता के इलाज में जानबूझकर देरी की गई, यह आरोप लगाया। परिवार का आरोप है कि भर्ती होने के 4 घंटे तक इलाज नहीं मिला। विनय त्यागी पर हमले के पहले ही आशंका थी, और इतना ही नहीं, बावजूद इसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए गए।
पुलिस के सामने बदमाश गोली मारकर चले गए। पुलिसकर्मी बदमाशों का कुछ नहीं कर सके। परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान विनय से मिलने नहीं दिया गया। 2 दिन तक पूरी तरह से विनय से दूर रखा गया। डॉक्टर्स ने सही से इलाज नहीं किया। हॉस्पिटल स्टाफ ने सुरक्षा के नाम पर परिवार को दूर रखा। विनय त्यागी पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर था और आपको बताएं 40 से ज्यादा केस उस पर दर्ज थे। बदन सिंह बद्दो जैसे माफिया के साथ भी जुड़ा हुआ था। विनय त्यागी काफी वक्त से दुबई में रह रहा था। विनय त्यागी की मौत ने हरिद्वार पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं और पुलिस की टीम इसको लेकर कार्रवाई भी कर रही है। आपको बताएं पुलिस की टीम से क्या कहा गया है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। रास्ते में इन्होंने 20 की स्पीड पे गाड़ी चला के जानबूझ के डिले किया है। बहुत जब आके यहाँ पे गांव के लोगों ने आके हम लोगों के लिए वो करी थी, मांगे करी थी, तब मुझे जाके मिलने दिया। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है। जो हॉस्पिटल स्टाफ, जो सिक्योरिटी है, उनको पुलिस अंडर प्रेशर ले रही है। डॉक्टर आई भाग के, उनको पता चला कि अंदर हालत खराब हो रही है उनकी, तो उन्होंने वो ठीक करने गए थे उधर। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला है, उन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने पता ही नहीं चलने दिया कि कुछ भी रात को कॉम्प्लिकेशन आया है। पुलिस वालों ने भी, हॉस्पिटल स्टाफ जो सिक्योरिटी स्टाफ है स्पेशली, वो इस टाइम पे उनके अंडर प्रेशर है। देखिए 24 तारीख को लक्सर न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा में कुछ बदमाशों ने आके 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें अभियुक्त विनय त्यागी की घायल हुए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां से एम्स रेफर किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों ही अभियुक्तों को दबोच लिया था। उनको पकड़ के उनके द्वारा ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया गया, घटना को भी स्वीकारा। साथ में ये भी बताया कि आपसी अदावत और रंजिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और जिस पर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियुक्त पंजीकृत हैं, जो हत्या, डकैती और विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर एक्ट में भी वो निरुद्ध रहा है, तो कई प्रकार के गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो वेस्टर्न यूपी में अदावत चलती है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसकी विस्तृत जांच का फैसला किया है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासत को गरमा दिया। हुआ क्या दर्शकों, आपको बताता हूं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। आज उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर दी। कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। दर्शकों बताता हूं हुआ क्या। सबसे पहले तो आप देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उनकी जानकारी और सब कुछ यहीं पर होती है, लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने इसी बैठक पर सवाल उठा दिए। कहा कि भाई संगठन तो कुछ है ही नहीं, संगठन तो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। आपको दिखाता हूं उन्होंने क्या कहा, दिखाइए जरा, ये देखिए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की जिसमें लालकृष्ण आडवाणी है और जमीन पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी को निशाना साधते हुए आईना दिखाया और बताया कि संगठन इसे कहते हैं और इसको लेकर अब बवाल होने लगा है। कांग्रेस पार्टी जो दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, शुरू से आखिर तक राहुल गांधी के गुरु तक रहे, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जैसे ही पोस्ट किया खलबली मच गई कि भाई कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट है जिससे बवाल खड़ा हो गया। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दर्शकों लिखा, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक नेताओं के चरण में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यहां संगठन की शक्ति है। तस्वीर में पीएम मोदी फर्श पर बैठे हुए देख रहे हैं आप, यही वो तस्वीर है। पीछे लालकृष्ण आडवाणी है, दूसरे कई वरिष्ठ नेता भी उसमें हैं और दिग्विजय सिंह के पोस्ट के जरिए संगठन का महत्व वो बताते हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, ऐसे में इस पोस्ट का महत्व समझा जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने बूथ और जमीन स्तर पर काम करने का संदेश दिया। दिग्विजय के पोस्ट पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिए। बीजेपी नेताओं ने कहा, राहुल गैर जरूरी मुद्दे उठाते हैं, विदेश में देश की बदनामी करते हैं। दिग्विजय ने राहुल का सच दुनिया के सामने लाया, सच से सामना कराया। पोस्ट पर हंगामा मचने के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई दी, कहा मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है,
मैं आरएसएस, मोदी जी और उनकी नीतियों का आज भी घोर विरोधी हूं। जो मुझे कहना था वो मैंने CWC की मीटिंग में कह दिया है। यही बड़ी बात है। क्या कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ने जो बड़ी बात कही उससे खलबली मच गई है? सुनिए जरा। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? राहुल गांधी पूरे देश में बोलते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, परंतु उनके नेता उनकी थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि संगठन की कमजोरी किस प्रकार की है। अब तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वही कह रहे हैं राहुल गांधी जी से कि देखिए, अब समय आ चुका है कि हम लोग भी संगठन पर ध्यान दें और जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज संगठन है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब कि पूरे देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है, वो सबको पता है। दिग्विजय सिंह जी को भी अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है। देखा दर्शकों आपने, दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है जिससे खलबली मच गई। अब देखना होगा ये पोस्ट कहां तक जाता है और सियासत कैसे गरमाती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज से। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। परेशान होने से कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, सर्वोच्च सत्ता ईश्वर के हाथ में है। यदि वो आपसे नाराज हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर में मन लगाइए, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। और अपनी मेहनत जारी रखिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH